अनशन उनको भी तोड़ना पड़ा, मतलब लास्ट में वो भी उसी मार्ग में चले जो हम पहले दिन से कह रहे थे। सरकार को इतना मजबूर किया, सरकार के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी को, कि वो स्वयं धरना स्थल आए। जब अभ्यर्थी ये बात कह रहा है कि हम देहरादून की तर्ज में सीएम साहब की 10 दिन के लिए बात मानने को तैयार हैं और हम आंदोलन भी अपना ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं, 10 दिन का समय हम भी देने को तैयार हैं, तो उसके बावजूद वो क्यों बैठे? तो वो जो बात कह रहे हैं कि छोड़ के गए, हम छोड़ के नहीं गए। मेरे माइक में ये बयान है, मैंने ये कहा कि भाई आज से मैं अपने स्तर से इस धरने को स्थगित कर रहा हूँ, इस भूख हड़ताल को स्थगित कर रहा हूँ 10 दिनों के लिए। उन लोगों ने मुख्यमंत्री जी के उस बात का सम्मान रखा, तो कहीं ना कहीं हमको भी तो रखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो स्वयं यहाँ के हैं। लास्ट में जो 2 गुट वहाँ पर बन गए, जो फूट डालने का प्रयास जो किया गया, तो वो कुछ ऐसे लोगों ने किया जो अपना एक राजनीतिक लाभ उस आंदोलन के माध्यम से लेना चाह रहे थे। जैसे शुरुआत से आपने कोशिश की थी कि जो ये युवाओं की लड़ाई है ये राजनीति का मुद्दा ना बने। मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम वाला जो मसला है, इस पर भी सकारात्मक परिणाम आएगा, और यदि नहीं आएगा तो मैंने आपको कह दिया कि अगला मेरा भूख हड़ताल मुख्यमंत्री आवास के बाहर होगा। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ? क्योंकि आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपको प्रशासन पकड़ के ले जाता है, उसके बाद एक बर्गर खिलाता है और छोड़ देता है और आप अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देते हैं। मैंने साफ और स्पष्ट पहले से ही ये तय किया हुआ था कि मैं अगर हॉस्पिटल भी जाऊंगा तो मैं अपना भूख हड़ताल नहीं तोड़ूंगा। मैं अभी भी आपके ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि कोटगाड़ी माँ की कसम खा करके मैं कह रहा हूँ कि मैंने किसी भी प्रकार का बर्गर उस दिन नहीं खाया। उन्हें लग गया था कि ये लड़ाई तो जीत के बहुत करीब है, तो इसीलिए इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उसी दौरान जो है एक हमारे छोटे भाई पीयूष उठते हैं और उठने के बाद वो कहते हैं कि हम जो है देहरादून के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम जो है कुमाऊं के हिसाब से चलेंगे। पूरा प्रदेश का युवा तो एक ही डिमांड के लिए सड़कों पर उतरा था ना भाई। कुमाऊं की अलग डिमांड और गढ़वाल की अलग डिमांड थोड़ी थी भाई, डिमांड तो सबकी एक थी। मेरे मुंह से ये बात निकली कि ये जो धरना है वो हरीश रावत जी का थोड़ी है, ये कैसे यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे। तो ये बात निकली, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पर ये बात मैंने क्यों कही, वो जो मैंने अभी तक घटनाक्रम बताया उससे कहीं ना कहीं आपके दर्शकों को भी ये स्पष्ट हो रहा हो। मेरे को लेकर के, शैलेंद्र दानू जी को लेकर के, पीयूष भाई को लेकर के ऐसी वहाँ पर बातें बोलते हैं कि आंदोलन इन्होंने बेच दिया है, यहाँ पर भाजपा के नेता क्यों मिलने के लिए आ रहे हैं। कई प्रमाण हम जुटा चुके हैं और बहुत जल्दी वो प्रमाण लेकर के जाएंगे और माननीय न्यायालय भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। यदि वो इतने सच्चे थे, यदि वो उनकी बात यदि सही थी तो वो क्यों उठे और क्यों नहीं उनके साथ अभ्यर्थी उनके साथ क्यों नहीं धरने में बैठे हुए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला जो है तूल पकड़ा हुआ था। युवाओं में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था। इसी वजह से प्रदेश में काफ़ी समय से जो है युवा आक्रोश में था। कई जगहों पे धरना हो रहा था। हल्द्वानी की बात करें तो भूख हड़ताल चालू थी। भूख हड़ताल फिलहाल तो खत्म हो गई है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिसके जवाब अभी तक युवाओं को नहीं मिल पाए हैं। इसीलिए आज जो हमारे साथ उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र कोरंगा जी मौजूद हैं, इनसे कुछ सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसे धरना तो खत्म हो गया, भूख हड़ताल जो आपने 5 दिन भूख हड़ताल की थी वो खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद कई क्वेश्चन हैं जो युवाओं के मन में उठ रहे हैं। हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, कई सवाल आपके खिलाफ उठ रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सिर्फ इस प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर कभी भी जब कोई आंदोलन होते हैं तो आंदोलन के दौरान और आंदोलन के बाद कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो सामने खुल कर के आती हैं, और कई जो चाहे विपक्ष के लोग हों या जो उस आंदोलन को डिस्टर्ब करने का प्रयास पहले दिन से कर रहे हों, या जो उस आंदोलन के माध्यम से अपने राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हों, तो कहीं ना कहीं वो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू से ही चलता आ रहा है और वो इस आंदोलन में भी रहा। तो मेरे हिसाब से तो ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि ये अभी तक भी चलता आ रहा है। जी, जैसे शुरुआत से आपने कोशिश की थी कि जो ये युवाओं की लड़ाई है ये राजनीति का मुद्दा ना बने, लेकिन कहीं ना कहीं अंत में ऐसा ही कुछ नज़र आया। आप लोग के अंदर ही फूट दिखती हुई नज़र आई। तो क्या लगता है इसमें किसकी साजिश थी या अपने आप ही क्या मतलब जो हुआ, क्या हुआ ये? देखिए, जो आपका सवाल है उसी पे जवाब है। आपने कहा कि लास्ट में जो है इस आंदोलन में फूट दिखाई दी, और फिर पहले आपने ये कहा कि भाई राजनीतिक जो ये आंदोलन था इसको राजनीति से आप जो है बचाना चाह रहे थे। तो इसका यही कारण है, जो लास्ट में जो 2 गुट वहाँ पर बन गए, जो फूट डालने का प्रयास जो किया गया, तो वो कुछ ऐसे लोगों ने किया जो अपना एक राजनीतिक लाभ
उस आंदोलन के माध्यम से लेना चाह रहे थे। और इसका जो अंदेशा है वो मुझे पहले दिन से ही हो गया था, क्योंकि जब 25 तारीख को हमने भूख हड़ताल पर जब हम बैठे तो आपने भी वहाँ पर नोटिस किया होगा और जितने भी अभ्यर्थी वहाँ पर आए थे उन्होंने भी नोटिस किया होगा कि हमने किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति या किसी भी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति जो आने वाले समय में अपना एक राजनीतिक ग्राउंड तैयार करना चाह रहा है तो उन लोगों को माइक देने से हम लोग बचे। और जब उसके बाद कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई और जिसमें खुद अभ्यर्थी जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे तो उन लोगों का भी ये कहना था कि मंच जो है सिर्फ जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनका रहे और राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोगों का ना रहे, या फिर अन्य जो लोग अपनी वहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे या फिर उस आंदोलन के माध्यम से अपने आप को हाईलाइट करना चाह रहे थे तो वो लोग के हाथ में जो है मंच ना रहे, माइक ना रहे। तो फिर उसके बाद मैंने, शायद आपको ध्यान होगा, 2 से 3 दिन के बाद एक नोटिस अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी जारी किया और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हमारे बने थे उसमें भी जारी किया और धरना स्थल में भी हमने जो मुख्य जो मंच था वहाँ पर उसके ठीक दाएं तरफ हमने एक नोटिस बोर्ड चस्पा किया जिसमें हमने ये लिखा कि जो भी जनप्रतिनिधि या जो भी संगठन का या जो भी व्यक्ति यहाँ पर हमको समर्थन देने आ रहा है अभ्यर्थियों के अलावा, तो वो जो है उसके बैठने का स्थान हमने अलग से तय किया ताकि इस तरीके की बातें ना हो और जिससे हमारा आंदोलन कमज़ोर ना पड़े। और स्वयं मैं भी, क्योंकि मैं भी जो है कहीं ना कहीं उनको समर्थन देने ही वहाँ पर गया था, क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने ज़रूर नहीं दिया था पर इससे पहले लगातार उत्तराखंड बेरोजगार संगठन का जब मैं कुमाऊं संयोजक था और अभी भी मैं संरक्षक हूं, तो पिछले 3 वर्षों में लगातार युवाओं की कई आवाज़ों को, अभ्यर्थियों की तमाम समस्याओं को उठाने का काम मैंने चाहे आंदोलनों के माध्यम से करा हो या फिर अलग अलग प्रकार से किया है। तो इसीलिए मैं भी उन लोगों को जो है लीड कर रहा था। तो मैंने भी अपना जो बैठने का जो स्थान है वो भी मुख्य मंच में न करते हुए मंच के ठीक दाएं तरफ किया। तो ये पहले दिन से ही हमको अंदेशा था और मुझे तो इस बात की खुशी है कि जो रिज़ल्ट आने के बाद, यानी कि जो परिणाम इस आंदोलन का हमको सकारात्मक मिला, उसके बाद ये चीज़ें हुई और मुझे इस बात की खुशी है कि उसके बाद ये चीज़ें हुई। और यदि उससे पहले ये चीज़ होती तो कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई कमज़ोर पड़ती और जिस निष्कर्ष पे ये लड़ाई हमको लेकर के गया है शायद हम वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। बिल्कुल सर, जो 5वें दिन आपके भूख हड़ताल का दिन था, उस दिन आपको प्रशासन द्वारा जबरन पकड़ के जाया गया। उस दिन क्या हुआ था एग्जैक्ट में और वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, क्योंकि आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपको प्रशासन पकड़ के ले जाता है, उसके बाद एक बर्गर खिलाता है और छोड़ देता है और आप अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये एक अखबार ने छापा हुआ था और अखबार में प्रेस नोट देने वाले लोग भी वही अपने लोग थे जिन्होंने बाद में हमारे डिसीजन से हट करके अपनी हट पे वो रहे और एक दिन बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। पर अनशन उनको भी तोड़ना पड़ा, ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि अनशन उनको भी तोड़ना पड़ा। मतलब लास्ट में वो भी उसी मार्ग में चले जो हम पहले दिन से कह रहे थे। तो उस दिन मेरा जो कीटोन है वो पॉजिटिव आ गया था और आपको पता है कि वो किडनी पे सीधे असर करता है। तो इसके मद्देनज़र पुलिस ने मुझे वहाँ पर से उठाया और वो मुझे सुशीला तिवारी लेकर के गई। सुशीला तिवारी अस्पताल के अंदर मेरा ECH और ब्लड टेस्ट और तमाम जांचें उन्होंने करी और इस दौरान डॉक्टर ने कहा कि आपको दवाई लेनी है। पर मैंने साफ और स्पष्ट पहले से ही ये तय किया हुआ था कि मैं अगर हॉस्पिटल भी जाऊंगा तो मैं अपना भूख हड़ताल नहीं तोड़ूंगा। और जो ये बर्गर खाने की जो बात कह रहे हैं, इसको लेकर के कई पत्रकारों ने मुझे पूछा भी और हमारे कुमाऊं की जो न्याय के देवता, एक तो गोलजू भगवान है और एक न्याय की देवता हमारी कोटगाड़ी माँ है। और मैं अभी भी आपके ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि कोटगाड़ी माँ की कसम खा करके मैं कह रहा हूँ कि मैंने किसी भी प्रकार का बर्गर उस दिन नहीं खाया। मैंने अपनी जो भूख हड़ताल है उस दिन रात के 10:30-11 बजे तोड़ी और एक बच्चा, दानू वो लड़के का नाम है, वो मेरे लिए खिचड़ी बना करके ले आया और तब जा करके मैंने रात को भूख हड़ताल तोड़ी। उससे पहले क्या घटनाक्रम हुआ वो आप सभी को पता है। जब डिसीजन आ चुका था, देहरादून के हमारे तमाम साथी उठ चुके थे। मुख्यमंत्री जी का एक दिन पहले मुझे फ़ोन आया, एक दिन बाद वहाँ पर जा करके सारी मांगे वहाँ पर उनके द्वारा मान ली गई। वहाँ पर 10 दिन का समय भी दिया गया। तो हमने धरना कौन सा ख़त्म किया, हमने तो धरना 10 दिन के लिए स्थगित किया था, हमारी जो भूख हड़ताल है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इस तरीके के आरोप लगा करके कहीं ना कहीं इस लड़ाई को, क्योंकि उन्हें लग गया था कि ये लड़ाई तो जीत के बहुत करीब है
तो इसीलिए इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि माँ कोटगाड़ी न्याय करेगी। जी, जैसे कहते हैं ना क्या कहते हैं, कोई भी क्रेडिट लेने के लिए कहीं ऐसा आपको लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस दिन क्या कहते हैं वो आदेश आ चुका था, सीएम धामी कह चुके थे कि हम सीबीआई जांच करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लिखित तौर पे नहीं आया था, जो हमें सबके द्वारा पता चला कि लिखित तौर पे नहीं आया। इस वजह से तो भूख हड़ताल जो है अगले दिन तक जारी थी। देखिए, जब मुख्यमंत्री जी ने एक दिन पहले मुझे फ़ोन किया, बड़ी सकारात्मक वार्ता हुई हमारी और लास्ट में उनके यही शब्द थे कि इस प्रकरण को हम देखते हैं, और उसके बाद उन्होंने फ़ोन कट हो गया था। उसके बाद अगले दिन वो वहाँ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जो हमारी प्रमुख मांग थी, आपने भी देखा होगा पूरे आंदोलन में हर ज़िले में एक नारा सबसे ज़्यादा था, एक डिमांड सबसे ज़्यादा थी युवाओं की, सीबीआई जाँच। और इस सीबीआई जाँच की मांग को लेकर के लगातार 2 से ढाई साल हम लोग एकता विहार देहरादून में भी हमने धरना किया, और इससे पहले जो 2023 में भी प्रकरण हुआ तो वहाँ पर भी हमारी डिमांड सीबीआई जांच की थी। तो मुख्यमंत्री जी वहाँ आए और आने के बाद उन्होंने जो हमारा पत्र था जिसमें हमने लिखा हुआ था कि भाई सीबीआई जांच हम मांग रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने संस्तुति को लेकर के लिखा, वो वीडियो सोशल मीडिया में है, वो लाइव वहाँ पर चल रहा था। और इसके अलावा तमाम पत्रकार लोगों ने जो है उसको अपने सोशल मीडिया से डाला भी हुआ है, और उसके बाद उस पत्र को जो है सोशल मीडिया में दिखाया भी गया उसी वक्त। और इसके अलावा जो रे एग्ज़ाम को लेकर के बात थी, तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये कहा कि ये आयोग का विषय है, इसमें एसआईटी गठित हो गई है और एसआईटी रिपोर्ट देगी आयोग को और आयोग इसमें निर्णय लेगा। और इसी दौरान जो बॉबी पवार जी हैं वो नकल विरोधी कानून के कुछ क्लॉज भी वहाँ पर सुनाते हैं, जिसके माध्यम से उस क्लॉज को मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं ये जो परीक्षा है वो डेफिनेटली पेपर लीक इसको माना जाएगा और ये जो परीक्षा है वो निरस्त होगी और दोबारा से एग्ज़ाम होगा। और इस सारी प्रक्रियाओं को लेकर के, क्योंकि यहाँ से जो संस्तुति जाती है सीबीआई जांच की वो सेंटर को जाती है, तो उसको लेकर के और जो रे एग्ज़ाम को लेकर के तो 10 दिन का समय हमने मांगा, और 10 दिन के भीतर हमने ऑन द स्पॉट वहाँ पर ये कहा कि भाई 10 दिन में यदि ये मांगें पूरी नहीं होंगी तो 10 दिन के बाद हम ये दोबारा से, चाहे वो देहरादून का धरना हो या चाहे फिर यहाँ का भूख हड़ताल हो, उसको हम शुरू करेंगे। तो जब प्रदेश का मुखिया स्वयं वहाँ पर आ करके इस पूरे 25 साल में, जब से उत्तराखंड बना आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ पर आकर के कहते हैं, और उसके बाद कम से कम वो प्रदेश के मुखिया हैं और उनका मान हमने भी रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये अभ्यर्थियों का आंदोलन था और 5 तारीख को एग्ज़ाम भी था, हालांकि कल वो आयोग ने कैंसिल कर दिया है, लेकिन 5 तारीख को एग्ज़ाम भी था। और जो हम लोग आंदोलन को लीड कर रहे थे, चाहे देहरादून के अंदर हमारे बॉबी भाई हैं, त्रिभुवन भाई हैं, राम भाई हैं, या चाहे यहाँ पर शैलेंद्र दानू जी हैं, या मैं हैं, या हमारे साथी हैं, तो हमें पता था कि एक एक दिन का आंदोलन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं हम ये चाह रहे थे कि बच्चे भी अपना 5 तारीख की परीक्षा की तैयारी करें और हम भी जो प्रदेश का मुखिया है उसकी बात का भी सम्मान करें, और जो हमारी डिमांड्स हैं उसमें भी हम अडिग रहें। इसीलिए हमने कहा कि हम धरने को समाप्त नहीं कर रहे हैं, हम इस भूख हड़ताल या इस धरना प्रदर्शन को 10 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये बात कही। जी, जैसे धरना स्थल जिस दिन आपने छोड़ा, आपको प्रशासन द्वारा ले जाया गया, उसके बाद आप धरना स्थल पर गए थे उस दिन? बिल्कुल गया था, क्योंकि जब मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करा गया, मेरी तमाम जांचें हुई और इसी दौरान मुझे एक नर्सिंग स्टाफ आकर के कहते हैं कि शुभकामनाएं हैं, क्योंकि वहाँ पर मुझे फ़ोन नहीं दिया गया था, क्योंकि मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं फ़ोन भी उठा नहीं सकता था या पकड़ नहीं सकता था। तो उसके बाद मैंने खुद ये कहा कि भाई अब तो मांगे मान ली गई हैं, और उसके बाद मेरे तबीयत में भी सुधार आने लगा, इंजेक्शन्स मुझे लगाए गए और डिप मुझे चढ़ाई गई, तो उसके बाद मुझे ठीक महसूस हो रहा था। और उसके बाद जब मैं धरना स्थल पर लगभग 4 साढ़े 4 बजे आया, तो वहाँ पर आकर के सब ने मेरा हालचाल जाना और सबसे मेरी वार्ता हुई। और जब सबसे मेरी वार्ता हुई तो मैंने माइक के माध्यम से भी ये संबोधन किया कि कोई उच्च अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए और जो वहाँ पर बात हुई है मुख्यमंत्री जी की वो हमको बताएं, क्योंकि उस टाइम तक मुझे चीज़ें नहीं पता थी। मुझे सिर्फ ये पता था कि वो धरना स्थल गए हैं, पर वहाँ पर क्या बातें हुई हैं ये मुझे जानकारी नहीं थी। इसीलिए वहाँ से आने के बाद ही मैंने सीधे अपने माइक के माध्यम से ये संचालन किया कि हमारे जो आगामी कार्यक्रम हैं, जो क्योंकि अगले दिन हमारा लीक सील रैली थी, उसको लेकर के भी हम विचार करेंगे, वो यथावत रहेगा या नहीं रहेगा वो तब हम निर्णय लेंगे जब कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर ना आ जाए और जब तक कोई यहाँ पर एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी ना आ जाए जो वो सारी बातें देहरादून में हुई वो सारी चीज़ें हमें ना कह दे, और उसके बाद हम जो है आगे का डिसीजन लेंगे। ये तमाम बातें वहाँ पर हुई और वहाँ पर सभी लोग थे, वो लोग भी थे जो
अडिग रहे कि भाई अगले दिन भी हमको इस चीज़ को जारी रखना है, वो लोग भी थे। और सबकी सहमति बनने के बाद मैं वहाँ से उठ करके, क्योंकि वहाँ पर सभी लोगों ने मुझे घेरा हुआ था, तो मैं वहाँ से उठ करके मैं जो है, कई लोग मेरे से हालचाल जानने के लिए, कई अभ्यर्थी आ रहे, तो मैं साइड में बैठा हुआ था। लेकिन उसी दौरान जो है एक हमारे छोटे भाई पीयूष उठते हैं और उठने के बाद वो कहते हैं कि हम जो है देहरादून के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम जो है कुमाऊं के हिसाब से चलेंगे, यानी कि कुमाऊं गढ़वाल वो करते हैं। जबकि पूरा प्रदेश का युवा तो एक ही डिमांड के लिए सड़कों पर उतरा था ना भाई, कुमाऊं की अलग डिमांड और गढ़वाल की अलग डिमांड थोड़ी थी भाई, डिमांड तो सबकी एक थी। और जब वहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे तो लगभग 1,500 अभ्यर्थी वहाँ पर था, उनके अभिभावक वहाँ पर थे। जब उन लोगों ने मुख्यमंत्री जी के उस बात का सम्मान रखा, तो कहीं ना कहीं हमको भी तो रखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो स्वयं यहाँ के हैं, उनका तो गृह क्षेत्र कुमाऊं पड़ता है। अगर हम उनकी बात का सम्मान नहीं रखते तो कहीं ना कहीं फिर हम इस लड़ाई को दूसरी तरफ ले जाना चाह रहे थे। और ये जो है उन लोगों ने सिद्ध भी कर दिया, जो लोग एक दिन तक अडिग रहे। पर फाइनली उन लोगों को भी तो अपनी भूख हड़ताल तोड़नी पड़ी। यदि वो उनकी बात में इतनी सच्चाई थी, यदि उनकी बात में इतनी अडिगता थी, यदि हम इतने ही गलत थे, या देहरादून के वो 1000-1500 अभ्यर्थी इतने गलत थे, या जो पूरे इस लड़ाई का नेतृत्व हमारे प्रदेश के अंदर, चाहे राम भाई हो, बॉबी भाई हो, त्रिभुवन भाई हो, या शैलेंद्र दानू जी हो, या मैं हूँ, या हमारे पीयूष भाई, यदि हम लोग इतने गलत थे तो फिर उन्होंने अपना अगले दिन भूख हड़ताल क्यों तोड़ी? वो अभी भी क्यों नहीं वहाँ पर बैठे रहे? तो ये सवाल उनके लिए भी तो है कहीं ना कहीं। सर ये बात तो हमसे भी हुई थी कि देहरादून में चाहे युवा कुछ भी करे, हम यहाँ पे अपने हिसाब से चलेंगे जब तक क्या कहते हैं सीबीआई जांच की लिखित नहीं आ जाएगी और सब कुछ जो हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी, हम धरना स्थगित नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा, उस दिन आप वहाँ गए थे धरना स्थल पर, एक हरीश रावत जी की हमने एक वीडियो देखी थी, वो साफ साफ मीडिया से भी कह रहे थे कि उस दिन उस रात आप एक रात, जैसे पीयूष जोशी ने आपका 5 दिन सपोर्ट किया, आपके साथ थे, लेकिन उस एक रात आप वहाँ पे नहीं थे, आप लोगों ने उनका सपोर्ट नहीं किया। सर ये चीज़ें हैं जो आपके खिलाफ उठ रही हैं। देखिए, हम उनका सपोर्ट क्यों करते हैं? हम पीयूष जोशी जी भूपेंद्र कोरंगा का सपोर्ट करने वहाँ पर नहीं बैठे थे, या भूपेंद्र कोरंगा पीयूष जोशी भाई का सपोर्ट करने वहाँ पर नहीं बैठा था। हम तो अभ्यर्थियों के लिए लड़ रहे थे ना। जब अभ्यर्थी ये बात कह रहा है कि हम देहरादून की तर्ज में सीएम साहब की 10 दिन के लिए बात मानने को तैयार हैं, और हम आंदोलन भी अपना ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं, 10 दिन का समय हम भी देने को तैयार हैं, तो उसके बावजूद वो क्यों बैठे? इसका प्रमाण आपने ये देखा होगा, जब 30 तारीख को वो लोग बैठे थे तो कितने लोग उनके मंच में थे? 2 यूकेडी के लोग थे, 3 कांग्रेस के नेता थे, एक हरीश रावत जी पहाड़ी आर्मी के वो थे, और 2-4 उनके कार्यकर्ता थे, और एक पीयूष भाई थे, और उनके फैमिली के लोग थे। मुश्किल से 15 लोग भी वहाँ पर नहीं थे, आप वहाँ पर गए भी होंगे। तो कहीं ना कहीं जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, तो उनका आदेश तो सर्वोपरि हमने रखना चाहिए। और जब उनके लिए हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने उनकी बात का भी तो सम्मान रखना चाहिए। तो वो जो बात कह रहे हैं कि छोड़ के गए, हम छोड़ के नहीं गए। मेरे माइक में ये बयान है, मैंने ये कहा कि भाई आज से मैं अपने स्तर से इस धरने को स्थगित कर रहा हूँ, इस भूख हड़ताल को स्थगित कर रहा हूँ 10 दिनों के लिए। और यदि किसी का अपना मत है तो फिर वो इस भूख हड़ताल या इस धरने को अपने ढंग से चलाएं। ये मेरे ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो उसी के बाद हम लोग वहाँ से गए और सारे अभ्यर्थी वहाँ से गए, क्योंकि जिनके लिए हम लड़ रहे थे, जब उन्हें कोई आपत्ति नहीं, जब वो इस बात को मानने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम ज़बरदस्ती वहाँ पर क्यों बैठें? सर एक वीडियो आपका ये भी वायरल हो रहा था जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नज़र आ रहे थे, और हरीश रावत से आपकी मतलब बहसबाजी भी सुनने को आई थी उसमें, तो आप भी उनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो सर वो वीडियो के मतलब वो जो किस्सा हुआ उसकी शुरुआत कैसी हुई और उस दिन हुआ क्या था? देखिए, पहले तो हरीश रावत जी जो हैं हमारे बड़े भाई हैं, पहाड़ी आर्मी जो उन्होंने बनाई उसके वो अध्यक्ष हैं, और एक बहुत बड़ा संघर्ष का जीवन उनका रहा है, और काफ़ी बार हमने उनके साथ में काम किया है। लेकिन इस पूरे आंदोलन के दौरान पहले दिन से उनका जो संगठन है वो हमको समर्थन देने के लिए भी आ रहा था, और जितने भी उनके संगठन के लोग हैं उनका धन्यवाद और आभार उन्हें प्रकट करना चाहूँगा। और उनके एक साथी हमारे साथ धरना स्थल पर भी सो रहे थे, बल्कि जितने भी बेरोज़गार युवा हम जो वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे उसको लेकर के भी डोनेशन उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना स्कैनर दे करके अपील भी की, उनका भी धन्यवाद हम करते हैं। लेकिन जिस दिन मुझे पुलिस वहाँ से उठा करके ले जाती है, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा कि आप हरीश रावत पे क्यों भड़के, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाह रहा हूँ। तो जिस दिन वहाँ से हम उठे तो आधिकारिक रूप से पीयूष जोशी
और एक कांडपाल, जो दोनों अभ्यर्थी हैं, उन लोगों ने ये अनाउंसमेंट करा कि हम अब भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उस वक्त हरीश रावत जी भी वहीं पर थे। यदि बतौर अभिभावक वो वहाँ पर बैठना चाह रहे थे तो उन्होंने क्यों नहीं वहाँ पर अनाउंसमेंट किया कि भाई अब बतौर अभिभावक मैं भी वहाँ पर बैठूंगा? पहला प्रश्न तो ये है। चलो उन्होंने नहीं किया, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे सबको जानकारी मिली कि भाई वो भी भूख हड़ताल में बैठ गए हैं। उसके बाद शाम को उन्होंने कुछ अभ्यर्थियों को बुला करके या पीयूष भाई को बुला करके उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम तो जो है इस धरने को आगे चलाएंगे। ठीक है, उन्होंने चलाया, हमने तो आधिकारिक रूप से वहाँ पर स्थगित कर दिया था। फिर दूसरे दिन का ये प्रकरण है जिसमें हम हरीश रावत जी को लेकर के कह रहे हैं। तो दूसरे दिन असल में क्या होता है कि जब धरना स्थल पे हम पहुंचते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 30 तारीख की एक रैली की कॉल करी हुई थी, तो कई जगह से लोग आए थे, तो वो मुझे भी फ़ोन कर रहे थे। तो मैं जब वहाँ धरना स्थल पर गया तो मैंने देखा कि मुश्किल से 10, 15, 20 लोग वहाँ पर हैं और उसमें से कोई भी अभ्यर्थी नहीं है। तो उसके बाद हमारा दायित्व तो बनता है, क्योंकि पीयूष भाई और हम बहुत पुराने साथी हैं, वो भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ रहा था, हम भी लड़ रहे थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे वार्ता करी, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि ठीक है, यदि जिनके लिए हम लड़ रहे हैं उनके कहने पर यदि आपने कल धरना स्थगित किया तो उन्हीं के जूस पिलाने पर मैं अपना अनशन तोड़ूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब वहाँ पर अभ्यर्थी तो कोई आया था नहीं, जो कई आए थे उनसे वो मेरे साथ में थे वहाँ पर। तो मैंने फिर कुछ और अभ्यर्थियों को बुलाया वहाँ पर, हमारे शैलेंद्र दानू जी ने कुछ और अभ्यर्थियों को बुलाया और उसके बाद पीयूष भाई से वार्ता हुई और पीयूष भाई इस बात को लेकर के मान गए कि वो अपना अनशन तोड़ेंगे। लेकिन क्योंकि वहाँ पर उनकी माताजी भी थी, तो हमारे एक भाई हैं, उन्होंने ये बोला कि आपकी माताजी भी हैं तो आपके माताजी के माध्यम से भी अनशन तोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद जो हरीश रावत जी हैं वो माइक उठाते हैं और माइक उठाने के बाद मेरे को लेकर के, शैलेंद्र दानू जी को लेकर के, पीयूष भाई को लेकर के ऐसी ऐसी वहाँ पर बातें बोलते हैं कि आंदोलन इन्होंने बेच दिया है, यहाँ पर भाजपा के नेता क्यों मिलने के लिए आ रहे हैं, ये आंदोलन प्रायोजित था। ये तमाम चीज़ों, ऐसे ऐसे अनर्गल आरोप वहाँ पर लगाए जाते हैं। और जो व्यक्ति सच्चा होता है, जो व्यक्ति बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ किसी काम को कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंचती है। और हम बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ में उन अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं मन में दुख तो होता है। और उसके बाद हमको ये लगा कि अब यहाँ पर हमारा रहना ठीक नहीं है। तो मैं और शैलेंद्र दानू जी जैसे ही उस पार्क से बाहर आ रहे थे तो कई अभ्यर्थियों ने और कई हमारे बड़े लोगों ने हमको रोका वहाँ पर। आप जैसा कि देख भी रहे होंगे, हमको रोका और हमने कहा कि नहीं, हमें आप जाने दीजिए, अभ्यर्थियों के लिए हम यहाँ पर बैठे थे, उनकी डिमांड्स पूरी हो गई है, अब हमको जो है बहुत ज़्यादा डिस्कशन में नहीं जाना है। और जैसे ही हम बाहर जा रहे थे तो हमको रोकने का प्रयास किया और तभी मेरे मुंह से ये बात निकली कि ये जो धरना है वो हरीश रावत जी का थोड़ी है, ये कैसे यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे। तो ये बात निकली, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पर ये बात मैंने क्यों कही, वो जो मैंने अभी तक घटनाक्रम बताया उससे कहीं ना कहीं आपके दर्शकों को भी ये स्पष्ट हो रहा होगा। और इससे पहले का भी उनका जो इतिहास रहा है वो यही रहा है, आंदोलनों का इतिहास रहा है। और वो आंदोलन, हमने तो आंदोलन के एक, ये मान के चलो कि एक निष्कर्ष निकला हमारे आंदोलन का, और उसके लिए हमने उस मानने गए। जैसे पुष्कर धामी जी आए तो हमने उन बातों को माना भी नहीं है, हमने कहा कि भाई 10 दिन का हम समय आपको दे रहे हैं। लेकिन उनके तो कई आंदोलन बिना निष्कर्ष निकले ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी के मद्देनज़र हमारे भाई ने अगर उनको कह भी दिया कि भाई वो ब्लैकमेलर हैं या तमाम चीज़ें जो भी कही, तो ठीक है, उन्होंने प्रमाण मांगे हैं और बहुत जल्दी हम उनके मुंह पे प्रमाण देंगे और आपके चैनल के माध्यम से देंगे, और बड़ी जिम्मेदारी से हम कह रहा हूँ। और उसके बाद से लेकर के अभी तक कई जो पीड़ित हैं उनके हमको फ़ोन आ गए, वो प्रमाण दे रहे हैं हमको, कई प्रमाण हम जुटा चुके हैं और बहुत जल्दी वो प्रमाण लेकर के जाएंगे और माननीय न्यायालय भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, क्योंकि इस तरीके के लोग इस समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं। सर उन्होंने बोला है अगर सार्वजनिक माफी नहीं मांगी गई, सार्वजनिक माफी क्यों मांगेंगे? तो हम केस अगर गलत होते तो उनका ये वीडियो कल का है मेरे ख्याल से, आज तक हम माफी मांग चुके होते। पर हम माफी क्यों मांगे? हमने अगर कोई बात कह रखी है तो वो सोच समझ के कह रखी है, उसके प्रमाण हम जुटा रहे हैं, कई प्रमाण हमारे पास हैं। तो हरीश रावत जी या उनके साथी ये मत समझें कि हम कोई बहुत ऐसे भी नहीं है कि हम बहुत अनजान या बहुत बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। हम अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसके पीछे प्रमाण हैं। तो ये तमाम चीज़ें, और उन्होंने अपनी हट पे वो रहे। पर फाइनली क्या हुआ, फिर मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो बड़ी ऑन कैमरा, ये मेरा अहंकार नहीं है, हमने एक दिन पहले सरकार को इतना मजबूर किया, सरकार के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी को, कि वो स्वयं धरना स्थल आए हमारी डिमांड्स के सामने। जैसा मैं शुरू से कह रहा था, उन्होंने मानी। लेकिन अगले दिन क्या हुआ,
अगले दिन उन लोगों ने भी हमारी बात मानी। यदि वो इतने सच्चे थे, यदि वो उनकी बात यदि सही थी, तो वो क्यों उठे और क्यों नहीं उनके साथ अभ्यर्थी उनके साथ क्यों नहीं धरने में बैठे हुए थे? ये सवाल उनके लिए भी मैं आपके चैनल के माध्यम से छोड़ जा रहा हूँ। जी, जैसे इतने दिन आपने युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी, आपने भूख हड़ताल भी इतनी जारी रखी, उसके बाद तमाम ये जो सवाल थे आपके ऊपर कहीं ना कहीं उठ रहे थे, तो ये तो रहे जो सवाल आपके ऊपर उठ रहे थे। अब आगे आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि जैसे कि आपने 10 दिन का समय दिया था, अब कल का पेपर भी कैंसिल हो गया है और जहाँ तक जो मांगे थी लगभग पूरी हो गई है। पेपर अभी दोबारा से कराना जो बाकी है उसका फैसला नहीं हुआ है, तो आगे अभी अब क्या सोचा है? देखिए, सीबीआई जांच की डिमांड को लेकर के उत्तराखंड DIPR में भी डल चुका है जी। जो हमारे कई अभ्यर्थियों का कहना भी था और कई लोगों का कहना भी था कि भाई उस पर क्यों नहीं डला, तो वो डल चुका है। इसके लिए धन्यवाद, आभार हम मुख्यमंत्री जी का करते हैं। जो री एग्ज़ाम को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया था कि SIT गठित करी गई है और SIT मुझे लगता है कि बहुत सही तरीके से काम कर रही है, क्योंकि वो परीक्षा सेंटरों में जाने से लेकर के अभ्यर्थियों से मिलने को लेकर के, और उसी क्रम में आज हल्द्वानी में आज और कल जो है SIT के जो लोग हैं, जो ध्यानी जी हैं जिनके अंडर गाइडेंस में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो भी सर्किट हाउस में मिल रहे हैं। कई अभ्यर्थियों को आज हमने वहाँ पर भेज रखा है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो मैं जो है कल तमाम अभ्यर्थियों के साथ मैं भी वहाँ पर जाऊँगा और सारी बातें, चाहे वो नकल विरोधी कानून की बात हो या फिर सेंटर में क्या क्या अनियमितताएँ हुई हैं, तमाम चीज़ें हम उनके संज्ञान में डालेंगे। और ये एक प्रोसेस है, वो इसलिए क्योंकि स्वयं आयोग से जुड़े हुए लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने, सभी ने कहा कि यदि इसको हम एकदम से कैंसिल कर देते हैं, कल के दिन मान लो कोई न्यायालय चला गया, तो उस वक्त सरकार के पास जवाब देने के लिए रह जाएगा, और सरकार ने वैसे ही ऑलरेडी जो है SIT गठित कर दी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और पिछले बार की SIT और इस बार की SIT में ये फ़र्क है कि वो ग्राउंड रूट पे जा कर के, मतलब है ना, जो रूट पे जा कर के उस चीज़ की जांच कर रही है, और ये हम देख भी रहे हैं डेली बेसिस पे, उनके जो हमको अपडेट आ रहे हैं, तो उससे हमें लग भी रहा है। और यही कारण है कि अभी 5 तारीख का एग्ज़ाम भी कैंसिल हुआ। उससे पहले जो आयोग ने इसको लेकर के जो वार्ता जारी करा था, उसको लेकर के भी हमने विरोध जताया, और इसी के मद्देनज़र शायद आयोग ने 5 तारीख का पेपर भी कैंसिल किया। आगामी हमारी रणनीति यही है कि यदि पेपर कैंसिल नहीं होता, क्योंकि CBI जांच तो मांग ली गई है, पर अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है तो इस बार का मेरा जो भूख हड़ताल है वो मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर से देहरादून में होगा। अच्छा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ जी। तो ये हमारी आगे की रणनीति, और 25 साल के इतिहास में पहली बार इतने बड़े संघर्ष, जो पूरा जो युवाओं ने जो हर जिले में जो संघर्ष किया, अभ्यर्थियों ने जो संघर्ष किया, उनके अभिभावकों ने जो संघर्ष किया, उसी की बदौलत जो है मुख्यमंत्री जी को वहाँ पर आना पड़ा, मुझे फ़ोन करना पड़ा और हमारी मांगें माननी पड़ी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो री एग्ज़ाम वाला जो मसला है, इस पे भी सकारात्मक परिणाम आएगा, और यदि नहीं आएगा तो मैंने आपको कह दिया कि अगला मेरा भूख हड़ताल मुख्यमंत्री आवास के बाहर होगा। बिल्कुल सर, आशा करते हैं युवाओं के हित में गवर्नमेंट जो है सोचे, क्योंकि युवा ही कहीं ना कहीं भविष्य है इस देश का। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ भूपेंद्र कोरंगा जी। इनके खिलाफ आपके जो काफ़ी ज़्यादा जो सवाल थे, आशा करते हैं कि सारे सवालों के आपको जवाब मिल चुके होंगे इस खास बातचीत के जरिए। तो इस खास बातचीत में इतना ही। ऐसी रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहिए News 31। धन्यवाद।